नमस्कार बच्चों, सफलता कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और क्लास 12th का आज हम नए टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे और वो हम स्टार्ट करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स। ठीक है, आपका जो चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर है रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स में हम जो हमारे सिलेबस में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, क्या पढ़ने वाले पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लाइट का प्रकाश का अपवर्तन, रे ऑप्टिक्स आपका। और इसमें भी हम क्या किरण प्रकाशिकी, क्या बोलते हैं बच्चा इसको, किरण प्रकाशिकी। और किरण प्रकाशी में भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले आपने क्लास 10th में अच्छे से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है, जिसमें प्रकाश का परावर्तन होता है कि जब लाइट किसी मीडियम पर गिरती है, ओपेक मीडियम पर, तो वापस उसी मीडियम में चली जाती है। वो क्या कहलाता था आपका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर या नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। जैसे हम यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन इज फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। कि जब लाइट, देखो यहाँ ये डेंसर मीडियम है और ये मान लो रियर मीडियम है, इसमें ये नॉर्मल है, आपने इंसिडेंट रे डाली, ये इंसिडेंट रे है, तो ये सीधा जाने के बजाय ये रियर से डेंसर में जा रही तो नॉर्मल की तरफ झुक गया है। तो जो ये फिनोमिना है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से चेंज हो जाती है, इस फिनोमिना को बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये फिनोमिना क्या होता है बच्चा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप, refraction of light, it can also define as phenomena change speed of light from one medium to another medium। मतलब रियर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग होगी, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग होगी। तो देखो यहाँ पर आप देखो कि ये एक मीडियम है आपका, जैसे ये ग्लास बोल सकते हैं, वाटर बोल सकते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बच्चा, म्यू है। जब और ये ऊपर वाला रियर मीडियम है, ऊपर और नीचे वाला, और जो ये ग्लास है या जो वाटर है, इसका मीडियम क्या है, डेंसर है। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, चारों ओर ऑप्टिकली रियर मीडियम। देखो जब हमने इसमें लाइट को इंसिडेंट किया तो देखो ये आपकी, यहां पर जब आप नॉर्मल खींचोगे, देखिए यहां पर नॉर्मल आपने ड्रॉ किया, तो जो आपका ये वाली रे है ये इंसिडेंट रे है, ये वाली रे है ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये वाली रे इमर्जेंट रे बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं बच्चा, इमर्जेंट रे बोल सकते हो। तो यहां पर पहले इस मीडियम, इस पॉइंट पर ये एंगल हो गया इंसिडेंट एंगल, और ये एंगल हो गया रिफ्रैक्टेड एंगल। ये क्या हो गया बच्चा, रिफ्रैक्टेड एंगल। तो देखो लाइट को यहां जाना चाहिए था, लेकिन लाइट अपने मार्ग से डेविएट हो गई है। तो ये जब रियर से डेंसर में जाती है तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। तो इसी फिनोमिना को बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यही फिनोमिना क्या बोलते हैं बच्चा, हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो देखो यहाँ इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, देखो यहाँ पर ये इंसिडेंट एंगल है, आई क्या है आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंट। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। आई है आपका, जो आपका आई है, आई क्या है आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल आर जो है वो क्या है, रिफ्रैक्शन एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फिर से लिख लेता हूं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण है ये। ठीक है, और देखो ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो अगर ये आर है तो ये भी क्या होगा, आर होगा। और जब ये डेंसर से रियर में जाएगी तो ये नॉर्मल से दूर हट जाती, नॉर्मल से दूर हट जाती। जब रियर से डेंसर में आती तो नॉर्मल की तरफ झुकती है, और जब डेंसर से रियर में जाती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो ये आपको इसी को बोलते हैं
क्या बोलते हैं बच्चा? रिफ्रैक्शन। और ये इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के भी दो नियम होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन 2 होते हैं। जैसे रिफ्लेक्शन के दो नियम थे, वैसे ही रिफ्लेक्शन के भी, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के भी दो नियम है। पहला नियम सिंपल जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के भी थे कि द इंसिडेंट रे, ये जो रे है, द नॉर्मल, जो आपका ये नॉर्मल है, एंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट ए पॉइंट, एंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट ए पॉइंट, जिस पॉइंट पर ये मिल रहे हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड रे लाई ऑल इन सेम प्लेन। मतलब ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन। अगर मैं इस पर एक प्लेन ऐसा ड्रॉ करूंगा तो इसी प्लेन पर इंसिडेंट रे भी है, इसी पर नॉर्मल भी है, और इसी पर क्या है? रिफ्रैक्टेड रे भी है। तो ये वाला जो प्लेन है आपका, ये प्लेन क्या होगा कि इसी प्लेन पर इंसिडेंट रे भी होगी, नॉर्मल भी होगी, और रिफ्रैक्टेड रे भी होगी। ठीक है बच्चा। तो ये जो पहला वाला नियम है कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर स्थित होते हैं, और वो ये वाला प्लेन होने वाला है आपका। ठीक है। पहला नियम ये है आपका। ठीक है। दूसरा नियम आपका क्या है कि जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में था इंसिडेंट एंगल बराबर रिफ्लेक्टेड एंगल, वैसे ही यहां पर स्नेल ने एक नियम दिया था सेकंड के लिए, जिसको हम स्नेल लॉ भी बोलते हैं, और सेकंड लॉ को हम क्या बोल देते हैं? स्नेल लॉ भी बोलते हैं, या लॉ ऑफ स्नेल भी बोलते हैं। ये क्या कहता है कि साइन आई ऑफ इंसिडेंट एंगल और साइन आर ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट आता है। वो क्या आता है बच्चा? एक कांस्टेंट आता है। जैसे यहां पर, और वही कांस्टेंट किसके बराबर होता है? से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। वही कांस्टेंट किसके बराबर होता है बच्चा? मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। मैं यहां पर अच्छे से बताता हूं आपको कि मान लो यहां पर क्या होने वाला है कि जो इंसिडेंट एंगल है, जो क्या है बच्चा? इंसिडेंट एंगल है साइन आई अपॉन साइन आर। जब इनका साइन रेशियो लिया तो एक कांस्टेंट आया। एक क्या आया बच्चा? कांस्टेंट आया। और वो कांस्टेंट क्या था? इस डेंसर मीडियम का इस रियर मीडियम के सापेक्ष रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, ये क्या आता है बच्चा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रियर मीडियम। जो ये कांस्टेंट आता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है डेंसर मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू रियर मीडियम। अब देखो, इसमें अगर आप एंगल चेंज कर दोगे कि मान लो तुमने I1 किया और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग R1 भी आ जाएगा बराबर। अगर तुम एंगल, इंसिडेंट एंगल चेंज कर रहे हो तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग खुद बे खुद रिफ्रैक्टेड एंगल चेंज हो जाएगा। अगर आप इंसिडेंट एंगल को चेंज कर रहे हो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टेड एंगल भी चेंज हो जाएगा, और सबकी वैल्यू क्या आएगी? कांस्टेंट आएगी। और ये कांस्टेंट किसके बराबर है? इस सेकंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है। यस एंड नो बच्चा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके? सेकंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो यही स्नेल का लॉ है। यही क्या है बच्चा? स्नेल का लॉ है। यही किसका लॉ है? स्नेल का लॉ है। ओके, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या है? सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो यही चीजें यहाँ पर लिखी गई है बच्चों। ठीक है। तो इसमें आप इसके थोड़ी से चीजें आप याद रख सकते हो कि क्या क्या, कि म्यू ऑप्टिकली रियर मीडियम का लोअर होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोअर म्यू से भी डिनोटेड करते हैं और एन से भी, और डेंसर मीडियम का हायर होता है। तो म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रियर मीडियम एक से ज्यादा होता है, और रियर मीडियम का डेंसर मीडियम के रिस्पेक्ट में एक से कम होता है। इन रिफ्रैक्शन के जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, हाँ, ये दूसरा मीडियम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तभी आपको लाइट दिखेगी। तो बच्चा वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज हो जाती है। वेलोसिटी और वेवलेंथ क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। जैसे यहां वेलोसिटी v1 है तो इधर क्या हो जाएगी? v2 हो जाएगी। यहां वेवलेंथ अगर λ1 है तो यहां वेवलेंथ क्या हो जाती है? λ2 हो जाती है। यहां अगर फ्रीक्वेंसी f है तो यहां भी फ्रीक्वेंसी f होगी। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है? सोर्स ऑफ लाइट पर डिपेंड करती है।
सोर्स ऑफ लाइट मतलब जिससे ये लाइट आ रही है उस पर डिपेंड करती है, मीडियम पर डिपेंड नहीं करती। फ्रीक्वेंसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करती, तो फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ लाइट डज नॉट चेंज। फ्रीक्वेंसी और फेज ऑफ लाइट डज नॉट चेंज, कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो फ्रीक्वेंसी और फेज उसका चेंज नहीं होता है। जबकि वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या हो जाती है बच्चा, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यही आप निकाल सकते हो उसको, कि जैसे आपका देखो कि यहां पर ध्यान देना कि ये ईयर था आपका, ईयर मतलब रियर मीडियम था, और यहां ये आपका डेंसर मीडियम है। ये क्या है बच्चा, डेंसर मीडियम है। ओके, यहां स्पीड ऑफ लाइट c है, यहां स्पीड ऑफ लाइट v है। तो जब लाइट, अब ये नॉर्मल है 90 डिग्री नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे आपने डाला, ये इधर को झुक गया, ये एंगल I है, ये R है। रियर से डेंसर में नॉर्मल की तरफ झुकता है और डेंसर से रियर में नॉर्मल से दूर चले जाता है। तो बच्चा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर जो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। यहां देखो, तो c अपॉन v, ये स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो देखो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू ईयर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू ईयर क्या है, c अपॉन v है। यस एंड नो बच्चा। अब मैं जानता हूं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, आपने क्लास 9th में पढ़ा है। तो यहाँ पर c की जगह पे क्या आ गया, f इंटू, मान लो यहाँ वेव लेंथ क्या है, लैम्डा 1, और v इज इक्वल टू f इंटू लैम्डा 2, मतलब यहाँ वेव लेंथ लैम्डा 1 है, यहाँ वेव लेंथ लैम्डा 2 है। मीडियम चेंज तो वेव लेंथ भी चेंज, फ्रीक्वेंसी क्योंकि सोर्स पर डिपेंड करती, ये हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर देखो कि ये फर्स्ट मीडियम और ये सेकेंड मीडियम है, तो a म्यू m रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू ईयर, c ईयर का स्पीड ऑफ लाइट, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू सीधा सीधा ये भी कि लैम्डा 1 मतलब ईयर में वेव लेंथ डिवाइडेड बाय मीडियम में वेव लेंथ। तो ये चीज भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इस पर प्रश्न पूछे जाएंगे। इस पर क्या पूछे जाएंगे बच्चा, प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं हम आगे। अच्छा, उसके बाद क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लाइट, मतलब जैसे ये लाइट गई, तो अगर इस लाइट की डायरेक्शन को बदल दिया जाए तो वो सेम वही पाथ क्या करती है, फॉलो कर देती है। देखो यहाँ ये रियर था, ये डेंसर था, तो रियर से डेंसर में गएगी तो नॉर्मल की तरफ झुक गई। यस एंड नो बच्चा, नॉर्मल, ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ झुके। लेकिन अगर मैं लाइट को यहां से भेजूं तो लाइट डेंसर से रियर में जा रही है, तो जब डेंसर से रियर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, तो ये पाथ को फॉलो करता है। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम is equal to 1 by refractive index of first medium with respect to second medium। ये आपका सॉल्व करके आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको फॉर्मूला याद करना है। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, कि अगर आपने पाथ को चेंज कर दिया तो लाइट फॉलो वही पाथ करेगी जिसमें वो आ रही थी, उसी पाथ से वापस चले जाई थी, सेम का सेम पाथ फॉलो करने वाली है। एकदम क्लियर है बात, एकदम क्लियर। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, आप यहां पर क्वेश्चन देखिए कि व्हेन ए लाइट वेव गोज फ्रॉम ईयर टू वाटर, मतलब डेंसर से रियर से डेंसर में जा रही है, वाटर डेंसर होता है, ईयर रियर होती है, ये ईयर है और ये वाटर है। ठीक है, यहां पर ये वाटर है। ठीक है, ओके। तो द क्वालिटी दैट रिमेन, क्वांटिटी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए इसको, क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज्ड। क्या स्पीड अनचेंज रहती, नहीं, स्पीड चेंज होती। क्या एम्पलीट्यूड, नहीं, एम्पलीट्यूड चेंज होता। क्या फ्रीक्वेंसी सेम रहती, यस, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। बाकी स्पीड भी चेंज होती है, एम्पलीट्यूड भी चेंज होता है, वेवलेंथ भी चेंज होता है। यहाँ लैम्डा 1 वेवलेंथ, वेलोसिटी v1, एम्पलीट्यूड a1, फ्रीक्वेंसी f1। तो यहाँ क्या, वेवलेंथ लैम्डा 2, वेलोसिटी v2, एम्पलीट्यूड a2, फ्रीक्वेंसी f1 ही रहेगा। क्योंकि वो सोर्स पर डिपेंड करती है, मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, आई होप तुम समझ पाए होंगे। ओके, अब देखो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, जस्ट सिंपल, कि when a light travel from one medium to the other of which the refractive index is different then which of the following change क्या होगी। जस्ट पीछा वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको पहले ही,
तो आप देखिए तो यहाँ पर कि देन फॉलो कौन सी चेंज होगी, देखो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तीनों में फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही। वो बोला कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज क्या हो रहा, तो वेव लेंथ एंड वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो दैट इज द ऑप्शन डी है बच्चा, ठीक है। ओके, देखो यहां पर क्या क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज इज ग्रेटेस्ट फॉर रेड लाइट, वायलेट लाइट, ग्रीन लाइट एंड येलो डायोड। तो बच्चा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है, या वेवलेंथ की पावर 4 वो आगे हम देखेंगे, तो इनवर्सली है, तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम। तो ये क्या बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किस लाइट के लिए है, तो देखो विब गियोर में सबसे बड़ा वेवलेंथ कितना होता है, रेड का, तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड के लिए क्या होगा, सबसे कम होगा। और सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, वॉयलेट का, तो वॉयलेट का सबसे कम वेवलेंथ है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट क्या होगा बच्चा, ग्रेटेस्ट होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो ग्रेटेस्ट होने वाला है, ठीक है बच्चा, यस एंड नो, एकदम क्लियर। तो ये हो गया, ठीक है। ओके, जैसे यहां पर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है एक कि क्या दिया है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सर्टेन ग्लास इज 1.5 फॉर लाइट, ओके, फॉर लाइट whose wavelength वैक्यूम इतना, तो द वेवलेंथ इन दिस लाइट व्हेन पास थ्रू दिस ग्लास, ये ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया है आपको 1.5, ओके, लाइट है जो इधर से इधर जा रही है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, जो जो चीज आपको दी है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है, कितना दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 1.5 दिया है, और वैक्यूम में वेवलेंथ दे दिया बच्चा 6000 एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन का मतलब 6000 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, जरूरत नहीं है, आगे हम समझेंगे। तो मैं देखो यहां पर मैं आपको एक फॉर्मूला बता चुका था कि देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू ईयर लैम्डा ए अपॉन लैम्डा एम, तो ये क्या होगा बच्चा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू लैम्डा ए अपॉन लैम्डा एम, तो यहां से मीडियम में जो वेव लेंथ है लैम्डा एम बराबर क्या होगा, लैम्डा ए अपॉन म्यू, लैम्डा ए कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में आप अंडर लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय म्यू कितना है 1.5, एक स्थान जीरो और यहां पर लगा दो, तो कितना हो गया 15 चक्को 60, 000 एंगस्ट्रॉन, तो कितना हो गया बच्चा 4000 एंगस्ट्रॉन, आपका आंसर आ गया है, कितना आ गया है 4000 एंगस्ट्रॉन, आपका आंसर आ गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ये पुराना ही क्वेश्चन सॉल्व है, यहां पर आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको होमवर्क है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडिसेस ऑफ ग्लास एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू ईयर, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू ईयर कितना है 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ईयर कितना है 4/3। तो ये क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है आपको, ऑल दो कर दोगे, कर सकते हो आप इसको तुरंत, तो क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो कैसे होने वाला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो लेट्स वी कैन राइट हियर कि इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट करोगे और आप निकाल सकते हो, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है बच्चा, ये आपके लिए क्या है होमवर्क है, आप करोगे इसको, ठीक है। उसके बाद इसमें आगे है कि पैरेलल रिफ्रैक्शन फ्रॉम पैरेलल स्लैब से, कि देखो ये पैरेलल स्लैब है और इसमें ऑल दो हम निकाल चुके हैं सारी चीजें, तो यहां पर बच्चों देखो जो ये है ये आपका शिफ्ट हो गया, इतना ये क्या हो गया बच्चा शिफ्ट, मतलब रे को यहां जाना चाहिए था इंसिडेंट रे को और रे पहुंच गई यहां, तो ये आपका क्या होगा शिफ्ट हो गया, तो लेटरल शिफ्ट, उसको लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। और लेटरल शिफ्ट का जो फॉर्मूला है डायरेक्ट आपको वो याद होना चाहिए कि वो कितना होता है टी साइन T1 माइनस R1 डिवाइडेड बाय कॉस R1, और फिर इसमें स्पेशल कंडीशन लगती जाएगी, और आप ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखेंगे कि y इज इक्वल टू टी I1 1 माइनस टी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्लेट विद रिस्पेक्ट टू ईयर, जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट्स इट। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं वो आपको याद होने
चाहिए। तो फॉर्मूला आपको मतलब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और निकालने के लिए सिंपल सा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का उपयोग करके आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखो कम मतलब एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा है तो टोटल जुड़ जाएंगे बच्चा उसको। अब देखो ये बड़ा खास बात होती है एक, कि अपरेंट डेप्थ ऑफ लिक्विड, मतलब जैसे आपने देखा होगा ना कि जब आप बाल्टी में पानी रखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि बाल्टी की तली ऊपर आ गई है, या सिक्का आप डालो तो ऐसा लगता है कि सिक्का ऊपर आ गया है, तो अपरेंट डेप्थ हो। और किसी भी गहराई को आप देखोगे तो वो गहराई कम दिखती है, लेकिन गहराई होती क्या है बच्चा, ज्यादा होती है। तो जो आपको दिखती है वो आभास होता है कि कम गहरा, उसको बोलते हैं हम अपरेंट डेप्थ। क्या बोलते हैं बच्चा उसको, उसको बोलते हैं हम अपरेंट डेप्थ ऑफ लिक्विड। तो देखो यहां पर देखिए कि जो ये पानी भरा है वो डेंसर मीडियम है, ईयर जो है वो रियर मीडियम है। रियर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए, ईयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों 1 होता है। कितना होता है 1। और बच्चों एन ए से भी डिनोटेट करते हैं, यस एंड नो बच्चा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से भी डिनोटेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, वो सब याद होना चाहिए आपको। तो देखो ये सिक्का रख दिया, ओ सिक्का रख दिया यहाँ, ठीक है बच्चा। तो ये क्या, देखो कोई भी चीज हमें कब दिखती है, जब हमारी आंखों के पास उससे क्या आए बच्चा, रे आए, तो हमें वो चीज दिखती है। तो सिक्का यहां से एक रे ये आई, और ये यहां पर दरअसल क्या है, ये मतलब सरफेस है, सरफेस से ये इंसिडेंट एंगल, और ये नॉर्मल से दूर हट गया, ये रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया यहाँ पर। ओके, अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब, लेकिन हमें क्या लगेगा ये कहीं यहां से आ रही है, तो अभी हम देखते हैं उसको यहीं चित्र में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चा। दूसरा, एक रे नॉर्मल खींचो और नॉर्मल से ऊपर आ गई, ठीक है। तो यहां पर 2 रेज बना दी। अब देखना यहां पर क्या हो रहा है कि जो ये रे, हमें क्या लगेगा कि ये आंख को क्या लगेगा कि ये रे कहां से आ रही है। कोई भी इमेज कब बनेगा, जब 2 रे मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी, तो यहां पर, और ये रे यहां पर, तो यहां पर इसका इमेज बन गया। देखो ओ कहां पर दिखेगा, ओ डैश पर दिखेगा, इसीलिए हमें ओ यहां नहीं बल्कि यहां दिखेगा। ओ हमें यहां नहीं बल्कि यहां दिखेगा जब हम इसमें पानी डालेंगे तो हमें ये सिक्का यहां दिखेगा। तो बच्चों जो ये डेप्थ थी ये होगी अपरेंट डेप्थ एच ए, और जो वास्तविक डेप्थ थी वो क्या थी, रियल डेप्थ थी। वो क्या थी बच्चा, रियल डेप्थ थी। समझो जरा बात को, कि जहां पर हमें दिख रहा है सिक्का वो होगी अपरेंट डेप्थ, और वास्तव में सिक्का जहां था वो क्या है, रियल डेप्थ है। और सारी डिस्टेंस कहां से लेनी है, सरफेस से लेनी है। सारी डिस्टेंस कहां से लेनी है बच्चा, सरफेस से। अब देखो ये इंसिडेंट रे है, यहां से ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल है, क्योंकि नॉर्मल खींचा, ये लाइट जा रही है, तो इंसिडेंट एंगल, और ये रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, ये नॉर्मल खींचा, यहां पर भी नॉर्मल, अगर ये इंसिडेंट एंगल है तो ये भी इंसिडेंट है, क्योंकि 2 पैरेलल रे को एक इंक्लाइंड रे काट रही है, तो ये इंसिडेंट। अगर ये रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड एंगल है, तो ये भी क्या होगा बच्चा, रिफ्रैक्टेड एंगल होगा, क्योंकि 2 लाइन को अगर ये आर है तो ये भी क्या है, आर है। यस एंड नो, तो ये भी क्या है, आर हो गया। ठीक, एकदम क्लियर। हाँ, मुझे फॉर्मूला लिखना है डायरेक्ट है। तो देखो फॉर्मूला लिखने के लिए यहां पर देखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ईयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ध्यान देना यहां पर, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ईयर विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब रियर मीडियम से। तो बच्चा क्या होता, इसका साइन एंगल साइन आई डिवाइडेड बाय इसका एंगल साइन आर। याद रखना, इसको पता कैसे लगाते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ईयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो भी मीडियम है इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो जो लिखने का तरीका है कि वो लिखने साइन, इसने लॉ को म्यू ए इंटू साइन आर बराबर म्यू बी इंटू साइन आई, ऐसे भी इसको लिखते हैं। तो जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ऐसे ही बताया जाएगा। ठीक है बच्चा, ओके। जब आप अपनी क्लास में या फिर जब कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करोगे तो इस तरीके से आपको सिखाया जाता है। ठीक है, तो सेकंड वाला जस्ट उल्टा कर दिया, और द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम कितना हो गया,
म्यू वो रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। क्या है बच्चा? रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। तो आपको ये चीज, इसको सॉल्व करके टेन थीटा के वैल्यू से निकाल सकते थे, कोई भी दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर प्रूफ नहीं कर रहे हैं। तो ये जो रियल डेप्थ एच आर अपॉन एच ए इज इक्वल टू क्या है बच्चा? रियल डेप्थ एच आर क्या है? रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। अपरेंट डेप्थ बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। बस ये आपको याद रखना है। यस एंड नो? फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव, सेकंड मीडियम का मतलब इस मीडियम का रिफ्रैक्ट डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू रियर से क्या आ जाएगा? रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको आराम से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर ये अगर एक से ज्यादा है या अपरेंट डेप्थ ऑफ नंबर इनमिसिबल लिक्विड में कर सकते हैं तो अपरेंट डेप्थ आप निकाल सकते हो। आपको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चा? ओके, जब इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे तो हम सॉल्व करेंगे। अब क्या है बच्चा, एक इसी के अंदर मतलब रिफ्रैक्शन के अंदर एक फिनोमिना होता टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मान लो ये एक दो मीडियम को अलग कर रहा है, ये आपका डेंसर मीडियम है और ये आपका रियर मीडियम है। कोई भी यहां पर आपका ओपेक मीडियम नहीं है, ये है ना। मैं इसको सही से बना देता हूं, ठीक है। अब क्या है, मैं नॉर्मल बना देता हूं। नॉर्मल 2 3 नॉर्मल बना दिया मैंने समझने के लिए। इसको ए पॉइंट बोल दिया, इसको बी पॉइंट बोल दिया, यहाँ पर सी पॉइंट बोल दिया, सबके सब नॉर्मल है। और ऊपर रियर मीडियम है, नीचे डेंसर है, मान लो नीचे वाटर है, ऊपर ईयर है। अब क्या होगा बच्चा कि मैंने यहां से इंसिडेंट रे डेंसर से जा रहे हैं हम, अभी कहां से जा रहे हैं हम? डेंसर से जा रहे हैं। डेंसर से हम रियर में जाए तो लाइट नॉर्मल से दूर हट जाती है, तो ये एंगल इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्रैक्टेड एंगल। एकदम क्लियर? ओके, तो बच्चा डेंसर से रियर में अब मैंने क्या किया? इंसिडेंट एंगल को बढ़ा दिया। ये I1 था, ये I2, बढ़ाते बढ़ाते I2 कर दिया। और इसके लिए ये एंगल क्या हो गया कि रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो गया, यहां पर 90 डिग्री। यस एंड नो? तो इस पर ग्रेजिंग एंगल जो मिल रहा है, यहां पर ग्रेजिंग एंगल बोलते हैं इसको, अगर रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री मिल गया। ठीक है, रिफ्रैक्टेड एंगल क्या मिल गया? 90 डिग्री। अगर इससे आपने इंसिडेंट एंगल को और बढ़ा दिया, अच्छा इस एंगल को क्रिटिकल एंगल भी बोलते हैं, I2 बराबर क्रिटिकल एंगल। अगर आपने एंगल को इससे ज्यादा पड़ गया, I2 जो I3 है वो ग्रेटर देन C हो गया, तो सारी की सारी लाइट कहां आ जाती है? उसी मीडियम में वापस आ जाती है। उसी मीडियम में क्या आ जाती है? वापस आ जाती है। तो इस फिनोमिना को कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रियर एंड इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन ऑल लाइट कम बैक टू सेम मीडियम, दिस फिनोमिना इज नॉन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कि यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। यह क्या कहलाता है बच्चा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। अब यहां पर हम देखते हैं इसको, जो हमने यहां पर जो टीचर्स ने लिखे हैं तो देखो बच्चा, यहां पर देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज फिनोमिना कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बैक इनटू सेम मीडियम फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ मीडियम। ठीक है, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। देखो ये पहला नॉर्मल था, ये दूसरा, मतलब यहां पर ये लाइट यहां से गई तो ये दूसरी लाइट गई, ये भी डेंसर, ये तो नॉर्मल में गई तो सीधा चलेगी, ये नॉर्मल से दूर, ये इंसिडेंट एंगल था, ये रिफ्रैक्टेड एंगल था। फिर अगेन बढ़ा, तो बच्चा देखो यहां पर ये जो ये इंसिडेंट एंगल है ना, ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया। यस एंड नो? वो क्या होगा? क्रिटिकल। अच्छा यहां पर ऊपर जा रहा है, कुछ वापस भी आता, कुछ वापस भी आता, तो ये वाला, सॉरी अभी देखो ये जो यहां पर नॉर्मल किया, तो यहां पर देखिए बच्चा, ये इंसिडेंट एंगल जो है ये क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया, क्योंकि इसके लिए रिफ्रैक्टेड क्या हो गया? 90 डिग्री। और सारी की सारी लाइट उधर नहीं जाती बच्चा, कुछ लाइट वापस भी आती है जब डेंसर से रियर में जाती है, उस पर हमें फिलहाल ध्यान नहीं देना है। ठीक है,
ओके। अगर तुमने इंसिडेंट एंगल को इससे बड़ा कर दिया तो देखो सारी लाइट वापस आ गई, कोई भी लाइट उधर नहीं गई, कोई भी लाइट इधर नहीं गई। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं बच्चा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई होप समझ में आ रही होगी। और देखो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जबकि जबकि क्या है यहां पर? ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लेकिन फिर भी लाइट ऊपर नहीं गई। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया। इसको IC भी लिखते हैं और C भी लिखते हैं बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है? कि लाइट को डेंसर से रियर में जाना चाहिए और इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए और मीडियम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। बस कि इंसिडेंट रे मस्ट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से जानी चाहिए। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, के आई जो है वो IC से बड़ा होना चाहिए। और ये IC प्रत्येक दो मीडियम के लिए फिक्स होता है। प्रत्येक दो मीडियम के लिए क्या होता है बच्चा? फिक्स होता है। अब इसमें रिलेशन है क्रिटिकल एंगल का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ठीक है बच्चा, तो 90 वाले टर्म्स में यहां पर देखो, जब 90 आ रहा था तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ईयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई क्या था? IC था, और साइन आर क्या हो गया था? 90 डिग्री। कैसे सर? यहां पर देखो बच्चा, यहां पर देखो, इस वाले पॉइंट पर देखो, यहां पर IC मतलब IC के बराबर साइन आर क्या हो गया? 90 हो गया। तो उस पॉइंट पर आपने क्या लगा दिया? उस पॉइंट पर लगा दिया आपने स्नेल लॉ। देखो मैं दूसरे पॉइंट पर स्नेल लॉ लगा देता हूं जरा। ये नॉर्मल है, ये, अरे ये, और ये इधर गया, ये 90 है। इस पॉइंट पर स्नेल लॉ लगाओ, ये एंगल IC हो गया और ये R हो गया। तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उसका एंगल डिवाइडेड बाय इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उसका एंगल। तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया, हमने डायरेक्ट लिख लिया यहाँ दैट्स, और ये साइन IC और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये साइन IC होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू ईयर उल्टा हो जाएगा। इसको क्या कर देगा? 1 इज इक्वल टू, देखो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ईयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, और ये चीज कितनी आ रही थी? साइन C नीचे। तो मतलब ध्यान दो कि ये क्या हो जाएगा बच्चा? कि 1 अपॉन साइन IC, इसको ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू ईयर इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन C भी लिखते हैं। यस एंड नो बच्चा? यस एंड नो? यस एंड नो? वेरी गुड। तो मतलब ये क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। क्या हो गया बच्चा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा उसका साइन एंगल उतना कम। यस एंड नो? और यहां पर इसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ईयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। यहां पर ये उल्टा होता ना? अरे यस एंड नो? ये म्यू जी ए जो है, तो वो क्या था? वेलोसिटी, जो स्पीड ऑफ लाइट इन ईयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो ये क्या था? फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा ए, और ये क्या था? फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा मीडियम। इससे ये कैंसिल, ये उल्टा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? उल्टा है। यहाँ जी है यहाँ, तो इसकी वैल्यू यहाँ रखो। आप यहाँ रखेंगे तो साइन IC बराबर क्या हो गया? 1 अपॉन म्यू जी ए। ये वैल्यू यहाँ रखिए, तो 1 अपॉन ये क्या है? लैम्डा ए अपॉन लैम्डा एल एम। लैम्डा एम ऊपर गया तो लैम्डा एम डिवाइडेड बाय लैम्डा ए। लैम्डा एम मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव, ग्लास में वेवलेंथ डिवाइडेड बाय दैट्स। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी गई हैं। क्या बच्चा? एग्जाम में पूछी गई है, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, कि क्रिटिकल एंगल का जो साइन है इज इक्वल टू क्या है? वेवलेंथ इन दैट मीडियम डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन ईयर। ठीक है, तो रेड कलर हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल और वॉयलेट कलर हैज मिनिमम वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। ठीक है, इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जो एप्लीकेशन है, मिराज फॉर्मेशन, जैसे रेगिस्तान में पानी होने का भ्रम होता है, वो किस पर निर्भर है बच्चा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, लूमिंग में, है ना। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिज्म, ऑप्टिकल फाइबर, बच्चों जो मैं फोन से आप बातचीत करते हो, जब टावर से जो इंफॉर्मेशन जाती है दूसरे टावर तक, वो ऑप्टिकल फाइबर जमीन के अंदर बिछे होते हैं, उनमें इंफॉर्मेशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू ही चलती है।
उनमें जो इंफॉर्मेशन है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू ही चलती है। ऑप्टिकल फाइबर किस फिनोमेना पर आधारित है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। स्पार्किंग ऑफ डायमंड का चमकना भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ही आधारित है। ठीक है बच्चों, तो इतना आपको समझ में आया होगा। तो ये एक पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। और प्लीज आप दुनिया की सर्वश्रेष्ठ स्टडी है सेल्फ स्टडी, तो उसको पढ़ते रहो, खुश रहो, आनंदित रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।